स्टॉक मार्केट तो एक कैसीनो है। अगर आप इसमें पैसे डालोगे तो 100% आपको लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ मेरे लिए तो बनी ही नहीं है। आपने ऐसी बातें करते हुए काफ़ी लोगों को सुना होगा और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि काफ़ी लोग इसको मान के चलते हैं बिकॉज उनके दिलों के अंदर ना एक फियर इंस्टिल कर दिया गया है। जब भी आप अखबार खोलेंगे, कोई न्यूज़पेपर देखेंगे, कोई जाके खबरें देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ फियर चल रहा होगा क्योंकि आपके दिलों में डर डाला जा रहा है, क्योंकि डर ही तो बिकता है। जब आपके दिलों में डर डाला जा रहा है तो आपके जो एक्शंस है ना वो ही पैरालाइज हो जाएंगे। जब भी आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचेंगे आपको कहेगा यार वो कह रहा था कि मार्केट डूब जाएंगी, वो कह रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो आप कभी भी ना अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते बिकॉज आपके दिलों के अंदर इतना डर है कि आप चाहते ही नहीं है कि आपका पैसा आपकी जेब से निकले और कहीं इन्वेस्ट हो जहाँ से वो ज़्यादा पैसा बने। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना ऑड है, इतना रेयर है पाकिस्तान के अंदर कि इसके ऊपर ना कभी बात की गई है और ना शायद आगे की जाए। इसी वजह से हमारा सेविंग्स टू जीडीपी रेशो वन ऑफ द लोएस्ट है और पाकिस्तान में लोग मोस्टली इन्वेस्ट करते ही नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 3 लाख लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, जो कि पॉपुलेशन का 0.1% बनता है। तो ये डर ना हमें इन्वेस्टिंग करने नहीं दे रहा। लेकिन एक सोचने की बात यह है कि किस्म का पैराडॉक्स है कि जब हर कोई डर में होता है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, जब पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातें चल रही होती हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जाके इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर या डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर और वो करोड़ों रुपया बना लेते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो देखते हैं मार्केट्स के अंदर, जो मार्केट्स को बेहतर होने से पहले वो जज कर लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और ढेरों सारा पैसा बना लेते हैं। आज हम ना इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। भाई कुछ लोग जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो कामयाब क्यों होते हैं, कुछ लोग नाकाम क्यों होते हैं, कौन लोग हैं जो राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके डिसीजंस के पीछे क्या एक लॉजिक होता है जो हमेशा वो देखते हैं। एक पाकिस्तान के बारे में बड़ा मशहूर चीज़ है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी साइकिल है ना, इट्स अ बूम एंड बस्ट साइकिल। अब इन बूम एंड बस्ट का मतलब क्या है, कौन लोग हैं जो बस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कौन लोग हैं जो बूम में अपने पैसे निकालते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इन्वेस्टर होता है ना वो राइट टाइम पे इन्वेस्ट करता है। ये तो हमें पता है जब मार्केट डाउन होती है, लेकिन वो किस टाइम पे निकलता है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मोस्टली लोग नहीं सोचते। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप किस तरह के इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप फ्री लोडर हैं। आपने फ्री लोडर कभी भी नहीं बनना। इन दोनों में डिफरेंस क्या मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक लाजमी देखें बिकॉज मार्केट वोलेटिलिटी का नाम है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। तो आपको एक एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं हर चीज़ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग कि अगर आप पाकिस्तान में किसी रोड पे भी जाएंगे ना और लोगों से पूछेंगे भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 10 में से 8 लोग या 9 लोग आपको बोलेंगे भाई इन्वेस्ट ना करो, पैसे आपके डूब जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो ये कहते हैं? क्योंकि मोस्टली लोगों में से तो इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी बिकॉज हमारी 25 करोड़ आवाम में से 3 लाख इन्वेस्टेड है, तो वो 10 लोगों में शायद 8-9 लोगों ने इन्वेस्टिंग कभी की ना हो। तो वो आपको किस बेसिस के ऊपर कहते हैं? लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि भाई हमारे 100 या 150 लोगों में से कोई एक आदमी था जिसने इन्वेस्टमेंट की और वो आज वेल ऑफ है, उसने राइट टाइम पे राइट बेट्स ली। अब जब हम राइट टाइम पे राइट बेट्स की बात करते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि भाई लक, कि आपकी लक भी आपका साथ देती है। हर कोई आपको आके ये बोलेगा कि भाई आई वॉज वेरी गुड रिसर्चर, कि मैंने मार्केट को एनालाइज किया, रिसर्च की, मैंने कंपनीज को जांचा, मैंने वैल्यूएशंस देखी, सब कुछ किया और मैंने राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया और मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया एंड आई क्रैक्ड द कोड। वो कभी भी कोड क्रैक नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज ऑलवेज लक इन्वॉल्व, क्योंकि आप अपनी तरफ से हर चीज़ राइट करेंगे, आप वैल्यूएशंस देखेंगे, कंपनी को एनालाइज करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, लेकिन देयर इज वन न्यूज़ जो कि कहीं से भी आ सकती है, ग्लोबली आ सकती है, जो कि आपकी सारी रिसर्च को पानी फेर देगी जब तक आप इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि देयर इज लक इन्वॉल्व। जो 2021 के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया और 2025 के अंदर बैठ के इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, वो आपको ये कहते हैं कि भाई मैंने 2021-22 में जांच लिया था मार्केट ऊपर जाएगी और मैंने आज पैसा इन्वेस्ट किया। मोस्ट प्रॉब्ली दे वर लकी एज वेल। और वो इस चीज़ को अगर मानते हैं दैट्स गुड फॉर देम, उन्होंने अगर पैसे बनाए, लेकिन दे शुड टेल पीपल कि इट्स ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व, नथिंग इज गारंटीड। तो लोगों को जो आके मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है कि आप इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, तो वो थोड़ा सा गलत बयानी है जिसको मैं आगे जाके फ्री लोडर वाले जो पोर्शन है उसमें डिस्कस भी करूंगा। लेकिन लक को मानना इट्स अ फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू बिकॉज यू माइट टेक राइट बेट्स और राइट कंपनी में इन्वेस्ट करें, सब कुछ राइट है, लेकिन जस्ट एट द रॉन्ग टाइम अगर आप सब कुछ करेंगे तो आप पैसा लूज करेंगे। तो लक को मान के चलना इज योर फर्स्ट स्टेप एंटरिंग इनटू द मार्केट्स, एंटरिंग इन इन्वेस्टमेंट, योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो जब हमने मान लिया कि भाई लक की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, वी कैन नॉट बी राइट एवरी टाइम, मेरे जितने भी डिसीजन होंगे उसके अंदर लक इन्वॉल्व होगी बिकॉज आई कैन टेक राइट बैट्स बट इट कैन बी इन अ रॉन्ग टाइम। और जब रॉन्ग टाइम पे मैं वो बैट्स लूंगा तो मैं शायद नाकाम हो सकता हूँ। बेशक मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सारी वैल्यूएशन, सारे वो रूल्स फॉलो किए जो कि बेहतर इन्वेस्टर करता है, लेकिन आई वाज जस्ट
इन्वेस्टिंग एट अ रॉन्ग टाइम। जब हमने ये चीज़ मान ली तो हमें थोड़ा सा ना जूम आउट करके इकॉनमी को ना थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा कि ये सारे साइकिल्स हैं ये काम कैसे करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जो दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। और ये दो चीज़ें बताने का मकसद क्या है कि हम जो फ्लो ऑफ मनी है ना उसको समझ सकें कि फ्लो ऑफ मनी किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वहीं पे आपका ज़्यादा पैसा बन रहा होगा और वहीं पे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट बैंक होता है वो अपने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करता है। जो फ्लो ऑफ मनी है एक इकॉनमी के अंदर वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जब इकॉनमी में फ्लो कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब बोरिंग पावर, जो लोन लेने की पावर है वो लोगों की कम हो जाती है, बिकॉज जो लोन्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जब भी आप बैंक में जाएंगे 1 लाख रुपया लेंगे तो अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 22-23% चाह रहा है, जो कि पाकिस्तान में आज से 2 साल पहले था, तो मतलब आपको 1 लाख के पीछे तकरीबन 23-24 हज़ार रुपया इंटरेस्ट में देना पड़ा है ऑन टॉप ऑफ वट एवर यू ओड। जब इतने हाई इंटरेस्ट रेट होंगे, जितनी भी बड़ी बड़ी ये कंपनीज होती हैं, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये लोन लेना कम कर देती हैं। जो कंज्यूमर डिमांड होती है वो कम हो जाती है। जब कंज्यूमर डिमांड कम होगी तो जाके जो वो शॉप्स में चीज़ें ले रहे हैं वो चीज़ें कम लेंगे। जो शॉप्स वालों को पता लग गया कि भाई लोग चीज़ें कम ले रहे हैं तो आगे जाके चीज़ें मैन्युफैक्चर कम करेंगे, तो ओवरऑल इकॉनमी में जो फ्लो था मनी का वो कम हो गया। जब फ्लो कम हो जाता है, जब इंटरेस्ट रेट आपके हाई होते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लग जाती है, इन्फ्लेशन नीचे आने लग जाती है। अगर वो 28% पे थी, 24 पे आ जाएगी, 20 पे आ जाएगी, 18 पे आ जाएगी। और हर क्वार्टर के बाद स्टेट बैंक डिटरमिन करता है कि भाई इन्फ्लेशन इस टाइम कहाँ पे खड़ी है, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट कहाँ पे होने चाहिए। अगर वो देखते हैं कि भाई इन्फ्लेशन नीचे जा रही है और काफ़ी नीचे जा रही है और आगे भी नीचे जाती रहेगी, वो इंटरेस्ट रेट को कट करना स्टार्ट कर देंगे, कट करना स्टार्ट कर देंगे, कट करना स्टार्ट कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो आपकी जो बोरिंग पावर है ना वो ज़्यादा होने लग जाएगी, बिकॉज जो पैसे का फ्लो है ना वो इकॉनमी में दोबारा चला जाएगा। कि जब बोरिंग इजी है तो ये जो बैंक्स हैं ये सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्टेट बैंक से पैसा उठाएंगे, आगे जाके सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देंगे, तो इकॉनमी के अंदर पैसे का फ्लो आ जाएगा। राइट, फ्रॉम स्टेट बैंक से पैसा गया दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक से गया बंदों के हाथों में, तो इकॉनमी में इनफ्लो पैसे का ज़्यादा आ जाएगा। वो जाके गाड़ियाँ खरीदेंगे, वो जाके घरों में पैसे लगाएंगे, वो जाके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेंगे। तो अब फ्लो को समझने की जरूरत है कि पैसा का फ्लो कहाँ पे आया है। और जब ये पैसे का फ्लो जब लोगों के पास आता है तो सबसे पहले तो वो ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं जो उनको लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, जो भी लेना है। देन जो पैसा बच जाता है या उनके पास जब एक्सेस पैसा आ जाता है, वो पैसे ने कहीं तो जाना है और वो पैसा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, बिकॉज लोगों ने पैसा कमाना है। और जब वो पैसा कमाना है तो वो जाके कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, एंड द स्टॉक मार्केट इज द फर्स्ट थिंग दे विल इन्वेस्ट। और इन सम केसेस दे विल इन्वेस्ट इन मनी मार्केट्स एज वेल। लेकिन मनी मार्केट्स के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं वो आप जाके इन्वेस्ट तब करते हैं जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं, जब आके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कट होने लग जाते हैं, जब पैसा मनी मार्केट से निकल के फ्लो उसका जा रहा है स्टॉक मार्केट की तरफ, तो लोग सारा पैसा वहाँ से निकाल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रीज़न कि आपको पता लगता है कि जो पैसे का फ्लो है ना वो किस डायरेक्शन में। अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं तो पैसे का फ्लो होगा मनी मार्केट की तरफ। जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहे हैं तो पैसे का फ्लो हो जाएगा मनी मार्केट से निकल के स्टॉक मार्केट की तरफ, क्योंकि लोगों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो पैसे को यूज़ करना है, बिकॉज जो पूरी इकॉनमी में फ्लो है ना पैसे का वही ज़्यादा हो गया है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में रैली देखते हैं ना, नेसेसरली उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी बहुत आउट परफॉर्मिंग करने लगी, उसने बहुत ज़्यादा ढेर सारे प्रॉफिट्स बनाने लगे हैं। बिकॉज नाउ इन द मार्केट जहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, उन्होंने बोरो किया हुआ या जैसे भी है, जब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो फ्लो होगा इन शेयर्स के अंदर। अब सेम अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं और पैसा ज़्यादा आ गया, तो जाके वो जब लोग खरीदेंगे उन शेयर्स को ज़्यादा पैसों से, तो उस जो कंपनी थी उसके शेयर्स की प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। इट डजंट मीन कि भाई वो कंपनी बहुत अच्छी होगी है, इट्स जस्ट बिकॉज मोर पीपल आर बाइंग those shares with the more money they have। तो आपको जब ये सिंपल मैकेनिज्म समझ आ जाए तो आपको पता लगेगा भाई फ्लो ऑफ मनी किस डायरेक्शन में है, इंटरेस्ट रेट क्या जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कहाँ पे है, फ्यूचर में कहाँ पे जा सकती है, उसके लिहाज से मनी कहाँ पे फ्लो होगा, और आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी भाई मनी मार्केट चलेगी या स्टॉक मार्केट चलेगी। जब आपको चीज़ें समझ आ जाएगी तो आपको जो पाकिस्तान में जो साइकिल्स हैं वो भी समझ आ जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान बड़ा मशहूर है, और वो है बूम एंड बस्ट साइकिल। जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब अच्छी परफॉर्म कर रही है, जिसको कहते हैं बूम साइकिल, जहाँ पे हर चीज़ परफॉर्म कर रही है, हर कोई पैसे बना रहा है, जब पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल कंडीशन आती है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस हाई आ रही हैं, जब हमारा डॉलर स्टेबल है, जब हमारे जो ट्रेड इम्बैलेंसेज हैं वो नहीं है, एक प्रॉपर तरीके से इनफ्लोज हैं, प्रॉपर तरीके से आउटफ्लोज हैं, तो हम एक बड़ी स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं और वहाँ पर हमारा बूम साइकिल स्टार्ट हो जाता है। बूम साइकिल स्टार्ट कैसे होता है? हमारे इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो वही फ्लो ऑफ मनी लोगों के पास जाता है, वही लोग जाके घर लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, उसके बाद पैसे
को इन्वेस्ट करते हैं तो एक किस्म का हर कोई खुशहाल हो जाता है। जब भी वो कंपनीज के पास पैसा आया है, वो जाके ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी ज़्यादा सेल्स होंगी, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बोनसेस वगैरह देंगे। वो बोनसेस जो एम्प्लॉयज़ लेंगे वो जाके उस चीज़ों की ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। द थिंग इज़ when the boom cycle is everyone is happy, हर कोई पैसे लगा रहा है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले रहा है। और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं, जब एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अगर यहाँ से ये चीज़ें ऐसी रहीं तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ गुड्स हैं, सेम अमाउंट ऑफ चीज़ें हैं, जिसको चेज़ कर रहा है ज़्यादा पैसा। जब फॉर एग्जाम्पल अगर 50 चीज़ें हैं, उसके अगेंस्ट 50 रुपये हैं, तो हर एक चीज़ एक रुपये की होगी। लेकिन अगर वही 50 चीज़ें हैं और जो आपके पास जो पैसा पड़ा है वो 100 रुपया हो गया, तो वही जो चीज़ 1 रुपये की थी अब वो 2 रुपये की होगी। जितना ज़्यादा पैसा इकॉनमी के अंदर सर्कल कर रहा है, उस लिहाज से जो गुड की प्राइसेस हैं ऊपर चली जाती हैं। इससे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई हो गई। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो इकॉनमी के अंदर जो पैसे का फ्लो है ना, उसको आके जो स्टेट बैंक है वो रोकता है। जैसे ही वो रोकता है तो जब आपका जो पैसे का जो पूरा सर्कल था वो कम हो जाता है, और वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बस साइकिल, जहाँ के अंदर हमारे एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से लोग पैसा खींचना स्टार्ट कर देते हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने लग जाती है। जब हमारा जो डॉलर की रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज हमने ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बूम साइकिल के अंदर, हम बाहर से चीज़ें ले रहे हैं, तो हमारा जो डॉलर का आउटफ्लो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि जब बस साइकिल आता है तो वो डॉलर की आउटफ्लो पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि कंट्री से डॉलर बाहर मत जाए, बिकॉज डॉलर रिजर्व जब तक हमारे रिजर्व्स के अंदर नहीं पड़ा होगा तो हमें मसले मसाइल आएंगे, क्योंकि हम हर चीज़ डॉलर्स पे लेते हैं, ऑयल डॉलर पे लेते हैं, बाहर से हम जो चीज़ें ले रहे हैं वो सब कुछ डॉलर पे है, जो कि बड़ी एसेंशियल चीज़ें हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब डॉलर का रिजर्व्स कम हो जाते हैं, ट्रेड इम्बैलेंसेस हो जाती हैं, हमारा जो रेमिटेंसेस हैं वो रुक जाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो मार्केट का जितना पैसा ना आउटफ्लो कंट्री से निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो दैट स्टार्ट्स अ बस साइकिल, और हमारा हमेशा से ऐसी रहा है। 2-3-4 साल बूम रहता है, 2-3 साल बूम रहता है, उसके बाद 3-4 साल हमारा बस साइकिल रहता है, और वी आर गोइंग थ्रू दिस फेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें, देयर वाज अ बस साइकिल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी कम हो गए थे, काफ़ी पैसा हमारे बाहर जा रहा था, रेमिटेंसेस नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखें तो हम अर्ली साइंस हैं कि हम एक बूम साइकिल की तरफ जा रहे हैं, बल्कि काफ़ी मार्केट ने रिकवरी की है, हर किसी ने पैसा बनाया, तो देयर आर क्लियर साइंस कि वो ये है ना बूम साइकिल। और ये कब जाके बस्ट बनेगा, व्हेन द साइंस आर शोइंग, जहाँ पे हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, हमारे डॉलर रिजर्व्स कम हो जाएंगे, हमारी जो ट्रेड इम्बैलेंसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगी, जहाँ पर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, बिकॉज अब हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तब हम एक बस साइकिल की तरफ आएंगे, और ये चीज़ हो के रहेगी, बिकॉज दिस इज़ हाउ आवर साइकिल वर्क्स। तो बात घुमा के वहीं पे आती है, जब भी मार्केट के अंदर पैसा फ्लो होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, और स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है और स्टॉक मार्केट ऊपर जाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ग्लोबली एक किस्म का रिसेशन आने वाला है, और रिसेशन ना इसी फ्लो ऑफ मनी को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। तो ये जो ग्लोबल रिसेशन की इसकी बातें चल रही हैं कि जो कि बड़ा करीब आने वाला है, उसको अगर हम इसी मनी फ्लो मेथड से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगी भाई कहाँ पे क्या मसले आ रहे हैं। अगर हम यूएसए एग्जांपल लें, जिनको मैं 12 बता चुका हूँ कि यूएसए इस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे वो रिसेशन को ट्रिगर करेंगे। वो रिसेशन को ट्रिगर कैसे करेंगे कि उनके पास इतना ज़्यादा डेट है कि वो उसको रीपे नहीं कर सकते। अब यूएसए पे डेट कैसे है, वो यूएसए को डेट देता कौन है, यूएसए इसको टैकल करने के लिए क्या कर रहा है, मनी प्रिंटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, ताकि आप इस वीडियो को जाकर देखें, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इस क्रैश को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो कोशिश करता है कि इंटरेस्ट रेट को लो करें और जो डॉलर्स उनको चीप करें, ताकि ज़्यादा लोगों के पास डॉलर्स जाएं, उनका जो डिमांड है, चीज़ें खरीदने की जो कुवत है वो बढ़े, ताकि चीज़ें बढ़ेगी तो इकॉनमी के अंदर एक फ्लो आएगा। और उस चीज़ के लिए जब वो इंटरेस्ट रेट को लो करते हैं तो एक किस्म की चीप मनी, चीप डॉलर मार्केट के अंदर फ्लो होता है। जब भी वो फ्लो होता है, वो उसको एक घर चाहिए जहाँ पे उस पैसे ने जाना है। आफ्टर स्पेंडिंग एवरीथिंग ओवर हेयर एंड देयर, द मनी इज गोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट। और हम उनकी स्टॉक मार्केट देख रहे हैं कि उनकी इकॉनमी, जहाँ पे उनके जॉब नंबर्स, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो उनके जो हर इंडिकेटर है, जो उनकी प्रोडक्टिव इंडिकेटर्स हैं, उनकी इकॉनमी को लेके वो नीचे जा रहे हैं, ख़राब जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करी जा रही है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो परफॉर्म कर रही है, बिकॉज उनका सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर जाई जा रहा है, उनकी कंपनीज की वैल्यूएशन ज़्यादा हो जा रही हैं। अब इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन। और इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जो कि बड़ी सॉलिड, बड़ी फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो उस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं और एसेट है ना, मिला के उस कंपनी की जो वर्थ बनती है ना, अराउंड 100 रुपये है। अब एक नॉर्मल मार्केट के अंदर जहाँ पे लोगों के पास उतना ही पैसा है जितना एक नॉर्मल इकॉनमी के अंदर होता है, तो वो उस कंपनी को उसके अराउंड ही वर्थ करेंगे, भाई ये 100 रुपये के आसपास ही मैं लूँगा उसके शेयर की जो भी प्राइस बनती है।
लेकिन एक टाइम आता है कि जब मार्केट के अंदर पैसा फ्लश कर दिया जाता है, कि जब चीप डॉलर्स मिल रहे हैं, हर कोई पैसा कि पैसा ही पैसा है, चीप बोरिंग हुई है, तो वो पैसे ने कहीं कहीं ना जाना है और वो लोग उस पैसे को लेके जाके स्टॉक खरीदते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। अब वही कंपनी जो कि 100 रुपये की थी, अब उसकी वर्थ होगी 500 रुपया, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ मनी लोगों के पास पहले थी, अब वो पैसा ज़्यादा हो गया, अब वो सेम अमाउंट ऑफ शेयर्स जाके खरीद रहे हैं, जो कि शेयर्स लिमिटेड हैं। उस शेयर्स को जब लोग बार बार खरीदेंगे, उसकी ऑटोमेटिकली उसकी वर्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो जो कंपनी 100 की वर्थ करती थी वो 500 की हो गई है। यही एग्जैक्टली चीज़ यूएसए के अंदर हो रही है, जहाँ पे हर कंपनी ओवर वैल्यूड है, जो कि उनके असल इकॉनमी से बिल्कुल मुख्तलिफ एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। उनकी इकॉनमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट और सब चीज़ें हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर परफॉर्म करी जा रही है। एंड द रीज़न वाई, बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग मनी, और जो वहाँ पे जब मनी प्रिंटिंग होती है, जब मनी प्रिंटिंग होकर लोगों के हाथ में आती है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो जाके स्टॉक्स ही खरीदते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे समझ आती है कि जो प्राइस है किसी भी कंपनी की और उसकी जो टोटल असल में वैल्यू है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक कंपनी की जो असल वैल्यू है वो शायद 100 रुपया हो, लेकिन वो मार्केट में ट्रेड कर रही हो 500 रुपये में। तो अब आप एज ए इन्वेस्टर आपने खुद जज करना है कि जो मैं कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ, इसकी वैल्यूएशन क्या है, मतलब ये मार्केट कितनी ऊपर अपनी वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, ताकि आपको पता लग सके कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो इसमें कितना ज़्यादा रिस्क है। और इसको समझने के लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस बड़ा पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द क्रूशियल पार्ट जो बड़े से बड़ा इन्वेस्टर देखता है, एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशंस। तो जब आपको ये वैल्यूएशन समझ आ जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि जो स्मार्ट मनी है ये कैसे मार्केट से बिफोर मूव करती हैं और जाके कंपनीज को खरीद लेती हैं। वो यूज़ करती हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो विच इज़ कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली ये होती है, कोई टेक्निकल टर्म मैं यूज़ नहीं करूँगा कि भाई आपने पी देखनी है, कैसे देखनी है, वो कैसे देखनी है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको ब्रॉडर इमेज देना, ब्रॉडर पिक्चर देना, ताकि मैक्रो पे जाके आप चीज़ों को समझ सकें। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये होती है कि अगर एक कंपनी 1 रुपया कमा रही है और अगर आप उसके लिए 5 रुपये देने को तैयार हैं उस कंपनी को खरीदने के लिए, दैट मीन उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इस 5। इसी तरह हर कंपनी की वैल्यू इसी तरह होती है कि भाई जिस कंपनी का जितना ज़्यादा पी मल्टीपल होगा, आप उस लिहाज से देखेंगे भाई ये कितनी परसेंट या कितनी मल्टीप्लायर पे बैठी है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी 100 रुपये की है और जो मार्केट में वो ट्रेड हो रही है 800 रुपये की, तो वो ये शो करती है कि ये कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये मैं इसको 8 गुना टाइम ज़्यादा प्राइस देके खरीद लूँ। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स समझते हैं, बिकॉज जब भी बस साइकिल चल रहा होता है, जब भी मार्केट क्रैश गई होती है, जब भी मार्केट में बुरे हालात होते हैं, फियर होता है, तब जितनी भी मेजर कंपनी हैं, जितनी भी मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनकी जो मल्टीपल्स हैं ना वो काफ़ी नीचे आए होते हैं। एक वो कंपनी जिसका मल्टीपल ट्रू वैल्यू शायद 10 मल्टीपल पे होनी चाहिए, वो शायद बुरी मार्केट के अंदर 3-4 मल्टीपल पे मिल रही होती है। दैट मीन्स कि वो कंपनी शायद आपको सस्ते में मिल रही है। अब वो सस्ते में क्या मिल रही है, उसके पीछे क्या मैट्रिक्स होते हैं, हम वो डिस्कस नहीं करते, बट जस्ट अज्यूम कि एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है और फ्यूचर उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो वो एक ऐसी कंपनी है जो बड़े आपको सस्ते में मिल रही है। और इस कंपनी को जाके ये बड़े इन्वेस्टर्स उस टाइम खरीदते हैं जबकि मार्केट में फियर होता है, जब ये रिटेलर आके उस शेयर को हाथ नहीं डालता, बिकॉज उनको लगता है कि आगे काफ़ी रिस्क है, मैं अगर पैसे डालूंगा तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तब आके जो बड़े स्मार्ट मनी होता है उन कंपनीज को खरीदते हैं, और जब उनके जो पी मल्टीपल्स हैं वो जब मार्केट यूफोरिया मोड में जाती है, जब आगे जाके बूम साइकिल आ रहा होता है, जब रिटेलर्स आता है, जब उसी कंपनी का जब उन बड़े स्मार्ट मनी ने 4-5 के मल्टीपल पे खरीदी थी, अब वही कंपनी 10-11 मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। मतलब लोग उस कंपनी को जहाँ पे पहले 5 गुना ट्रीट कर रहे थे एज अ वैल्यूएशन में, अब उसको 10-11 गुना एज अ वैल्यूएशन में ट्रीट कर रहे हैं। तो जो स्मार्ट मनी होता है वो वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो ये डिटर्मिन करता है कि भाई इस कंपनी की ट्रू वैल्यू क्या है, इस कंपनी को मैं कितने मल्टीपल्स पे देख रहा हूँ, या आगे फ्यूचर में जाकर मुझे इतने मल्टीपल्स पे जो प्रॉफिट है वो दे सकती है। तो जब मार्केट 11-12% में पहुंच जाती है, जब जो बूम का टॉप पीक होता है, वहाँ पे जाके स्मार्ट मनी निकलने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने तब इन्वेस्ट किया था, जब तब पैसा डाला था जब मार्केट्स काफ़ी नीचे थी। अब मार्केट्स काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो वहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे रिटेलर आके मोस्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये वैल्यूएशंस को देख के इन्वेस्ट करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और इसको मैं हमेशा ऐसे समझता हूँ कि काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन इसको आप ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक ऑरेंजेस का बाग है, फॉर एग्जांपल एक माल्टों का बाग है। मैं सरगोदा से हूँ तो मैं हमेशा माल्टों एग्जांपल देता हूँ कि माल्टों का बाग है, और माल्टों के बाग इस साल किसी वजह से, ज़मीन की बारिशें ना होने की वजह से, किसी वजह से भी उसमें फल नहीं हो गए। तो वो जो बंदा इस चीज़ को बेच रहा होगा वो एक किस्म का इसको लो वैल्यूएशन बेचेगा, बिकॉज आप एज ए इन्वेस्टर आप देखोगे कि यार ये मैं बाग ले रहा हूँ, अगले साल या 2 साल के बाद इसमें इतना फल लगेगा कि मेरी सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो आप उसको एक चीप वैल्यूएशन के ऊपर खरीद लोगे, जितने का वो बाग है आप उस पर खरीद लोगे, बिकॉज आपको पता है कि फ्यूचर में जाके इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दीज बिगर इन्वेस्टर्स आर डूइंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपनी को वैल्यूएट करना कि
भाई ये कब जाके परफॉर्म करेगी, एग्जैक्टली कब जाके ये इसके जो फल हैं वो ज़्यादा होंगे। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये कंपनीज एग्जैक्टली यही कर रही होती हैं। वो फ्यूचर को देख के आज खरीद रही होती हैं। वो देखती हैं कि इसका जो फ्यूचर में कैश फ्लो होगा उसको डिस्काउंट करके अगर मैं आज देखूं तो कंपनी की वैल्यू क्या बनती है। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, अगर वो ओवर वैल्यूड है तो मैं थोड़ा सा कॉशन लेता हूं कि भाई इस कंपनी की ट्रू वैल्यू तो इतनी ज़्यादा नहीं बनती, मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ, राइट। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही कर रहे होते हैं, और रिटेलर इन्वेस्टर हमेशा गलती यही करते हैं कि वो उस पी मल्टीपल पे, उस वैल्यूएशन पे जाके कंपनीज को खरीदते हैं जब मोस्टली स्मार्ट मनी निकल रही होती है, और इस वैल्यूएशंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ये अपनी जो टाइमिंग है बाइंग और सेलिंग की फॉरवर्ड लुकिंग लॉजिक की बेस पे करते हैं। जब ये लॉजिक रियलिटी से डिटैच कर जाते हैं तब बबल्स बनते हैं, और हमने बबल्स की बड़ी एग्जांपल देख चुके हैं कि 2001 में जब एक .com बबल था जहाँ पे हर इंटरनेट कंपनी स्काई रॉकेट हो चुकी थी, हर बंदा उस कंपनी के प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा पैसे देने को तैयार था, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही। लोग पैसे डाली जा रहे थे और कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा होती गई। एक टाइम आया कि वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कंपनी जो नीचे फंडामेंटल थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नहीं। जब वो रियलिटी जो फॉरवर्ड लुकिंग लॉजिक था और जो रियलिटी थी वो बिल्कुल जब डिटैच हुई, दैट स्टार्टेड वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेशन 2001 में आया बिकॉज ऑफ ए .com बबल। और एग्जैक्टली सेम पैटर्न हम अभी देख रहे हैं विच लोग कह रहे हैं, जो कि एक किस्म का AI और क्रिप्टो का बबल है, जहाँ पे एनवीडिया जैसी कंपनी, मैं सब एक कंपनी की एग्जांपल देता हूँ कि एनवीडिया कंपनी इस टाइम 53 टाइम्स मोर ऑफ देयर प्रॉफिट अभी वो ट्रेड कर रही है। यानी हर $1 जो वो प्रॉफिट में कमाते हैं उसके अगेंस्ट $53 लोग देने को तैयार हैं। मतलब हायर वैल्यूएशंस का मतलब होता है कि एक किस्म का हायर रिस्क है। जब एक कंपनी पे आप इतना ज़्यादा डिटरमिन हो रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको है कि यार ये कंपनी परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, जब वो नहीं करेगी या कुछ मसले मसाइल आएंगे तो वो जो लोगों का पैसा ना वो डूबेगा। और यही चीज़ होती है जहाँ पे बबल फटते हैं, जहाँ पे आगे रिसेशन स्टार्ट होते हैं। और यही सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हर कोई वैल्यूएशंस के पीछे भाग रहा है। एक तो USA का गवर्नमेंट का डेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा उनकी स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा हायर वैल्यूएशंस हैं। अगर वो जो एक पूरा बबल बना हुआ है ना, अगर वो फटेगा तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट नॉट जस्ट USA बल्कि ग्लोबल इकॉनमी, बिकॉज USA का जो ग्लोबल जो रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है उसकी वजह से हर कंट्री सफ़र करेगी। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारा अभी PE रेशो अराउंड 9 है, जो कि 10, 11, 12 के पास पोटेंशियल रखता है। लुकिंग एट द पास्ट डाटा तो अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल है मार्केट का ऊपर जाने के लिए। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर अपसाइड डायरेक्शन में चीज़ें जा रही होती हैं तो वहाँ पे आपको दो तरह के लोग मिलेंगे इन्वेस्ट करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो कि मोमेंटम देख रहे हैं, जो कि वैल्यूएशंस देख रहे हैं, कंपनी को जांच रहे हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे लोग भी होंगे जो मोमेंटम बायर्स होंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है तो वो जंप करने की कोशिश करेंगे, मोमेंटम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। भाई जितने उनके पास पैसे पड़े हुए हैं वो उसको बाय करेंगे। नाउ एट द हायर वैल्यूएशंस, क्योंकि जो लोअर वैल्यूएशन पर जिन्होंने खरीदा है देवर स्मार्ट इन्वेस्टर, जिसने हायर वैल्यूएशन पर खरीदा है वो एक मोमेंटम राइडर है। वो मोमेंटम को आके राइड करने की कोशिश करेगा। और हमेशा मोमेंटम राइडर्स जो होते हैं ना, वो ना सिर्फ अपना बल्कि मार्केट का भी नुकसान करते हैं। और इन मोमेंटम राइडर्स को कहते हैं फ्री लोडर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि आप किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। आप एक फ्री लोडर बनना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। अब फ्री लोडर क्या होता है? फ्री लोडर वो बंदा होता है जो क्या कि मोमेंटम को राइड करने की कोशिश करता है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है उसको राइड करने की कोशिश करता है। मॉर्गन हाउसल में किताब में कहता है कि वेल्दी बनने का या एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टर बनने की आपको प्राइस देनी पड़ती है। वो प्राइस सिर्फ पैसा नहीं होता, वो प्राइस होती है कि आप वोलेटिलिटी, फियर, अनसर्टेनिटी को भी झेलें। उसकी वो प्राइस है आपके अमीर होने की, आपके वेल्दी होने की। लेकिन जितने भी मोमेंटम बायर्स होते हैं जो कि मार्केट को राइड करने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि वो ये प्राइस ना दें। वो अनसर्टेनिटी, फियर, वो नहीं चाहते कि मेरा लॉस हो। वो कहते हैं बस मैं जल्दी से पैसा डालूंगा, जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लूंगा। जितने मोस्टली लोगों की ना यही सोच होती है कि जब मार्केट हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही होती हैं तो वो जाके इन्वेस्ट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा डालें, प्रॉफिट हो तो पैसा निकालें। और ये जो मोमेंटम बायर्स होते हैं, ये जो फ्री लोडर्स होते हैं, ये मार्केट को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। बिकॉज इनका गोल क्या होता है कि वो प्राइस ना दें। जब वो प्राइस नहीं देते, इंस्टेंटेनिटी की नहीं देते, तो उनकी जो इमोशनल रिजिलियंस होती है ना वो काफ़ी कम होती है। जैसे ही मार्केट हल्की सी भी नीचे जाती है, कोई एक न्यूज़ आती है, तो ये मोमेंटम बायर्स होते हैं ये सिर्फ बैठे होते हैं प्रॉफिट टेकिंग के लिए। हमने प्रॉफिट बनाना है क्योंकि हम अनसर्टेनिटी और सारी प्राइसेस देने को तैयार नहीं है। तो जैसे ही वो आके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर अब डर के अगर लॉस में पैसा बेचेंगे तो एक किस्म का ट्रिकल डाउन इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। हर कोई फ्री लोडर, हर वो मोमेंटम बायर अपनी चीज़ों को बेचना स्टार्ट कर देता है और एक किस्म का डाउन ट्रेंड चल जाता है कि वक्ती तौर पर एक किस्म का बड़ा हार्ड सेलिंग प्रेशर आता है। और आपने अभी देखा अगर रिसेंटली पिछले हफ्ते मार्केट ने 5-6 हज़ार पॉइंट
पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर तकरीबन 10-11 हज़ार पॉइंट लूज़ किए हैं। इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, बल्कि एक मेजर रीज़न ये भी था कि जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पॉलिटिकल न्यूज़, फ्रू ग्लोबल न्यूज़, लोगों ने अपनी आगे सेलिंग स्टार्ट कर दिया है। और वो सारे वही मोमेंटम बायर्स थे, वही फ्री लोडर्स थे जो कि मार्केट में आके पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन प्राइस नहीं देना चाहते। तो ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। आप एक वो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं जो कि हायर वैल्यूएशंस पे आएगा, बगैर कोई चीज़ समझे, बगैर कुछ चीज़ जाने इन्वेस्ट करेगा, उसका सिर्फ मकसद क्या होगा, प्रॉफिट निकालना। या फिर आप एक ऐसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं जो कि प्राइस देना चाहते हैं। आप वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, फियर, ये सब प्राइस देना चाहते हैं ताकि आप अपनी प्रॉफिट, जो अपने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उसको इन्वेस्ट करें, बल्कि जब फियर आए तो आप और इन्वेस्ट करें। बिकॉज नाउ यू हैव इनफ इमोशनल रेजिलियंस कि आपको पता है कि साइकिल्स काम कैसे करते हैं। मार्केट नीचे जाती है, मार्केट ऊपर जाती है, बिकॉज एक लाइन में ना मार्केट ऊपर जाएगी ना एक लाइन में मार्केट नीचे आएगी। इट ऑलवेज गोज इन पार्ट्स above and it goes down in parts as well। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। बिकॉज हिस्ट्री टेल्स अस एंड इन टाइम अगेन एंड अगेन इट टेल्स अस कि भाई जो फ्री लोडर होता है वो कभी भी पैसे नहीं बनाएगा, वो हमेशा मार्केट आके कोसेगा। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मार्केट में पैसे डूबते हैं। ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टर वही होता है जो कि काफ़ी लॉसेस, काफ़ी साइकिल्स देखने के बाद भी रिजिलियंट रहता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट रखता है और ढेर सारा पैसा सिर्फ वही बंदा बनाता है। और इस पूरे मौसम के अंदर आपने इन्वेस्टर कैसे बनना है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें देखनी है। विच द फर्स्ट थिंग इज नो योर वाई। सबसे पहले तो आपने अपना गोल सेट करना है कि मेरे जो पैसे इन्वेस्ट करूँ उसका गोल क्या है और मैं कितने लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करूँ। अगर आपका गोल ये है कि मैं 15 साल 20 साल के बाद पैसे निकालूंगा, तब शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आपको असरअंदाज नहीं करनी चाहिए। बिकॉज शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी उनको असरअंदाज करती है जो मोमेंटम बायर्स हैं, और मोमेंटम बायर्स की वजह से ही वोलेटिलिटी आती है। तो आप अगर एक लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ चाह रहे हैं, आपका एक गोल है कि मैं 10 साल 5 साल 15 साल जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो आप अपने गोल पे स्टिक रहेंगे। और अगर आपका वाई डिसाइडेड नहीं है तो आपको काफ़ी मसले आएंगे और आपकी जो फियर है ना, अनसर्टेनिटी, वो हमेशा आपको तंग करेगी। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू एज एन इन्वेस्टर टू डिफाइन योर वाई। एंड नंबर 2, बाय बिजनेसेस नॉट जस्ट टिकर्स। आपने सिर्फ जाके ये नहीं देखना कि कौन सा टिकर ऊपर जा रहा है, कौन सी मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूं, जो सबसे गेनर है उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। बल्कि आपने ये समझना है कि जो कंपनी है वो काम क्या करती है, पूरा सेक्टर कैसे काम करता है, उसमें मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो किन हालातों में वो पैसे ऊपर जाएंगे, किन हालात में पैसे नीचे आएंगे, कितना वो डिविडेंड वो कंपनी देती है, उसकी जो फ्यूचर आउटलुक है वो क्या है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनकी मैनेजमेंट क्या है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी बिजनेस के बारे में। बिकॉज अगर आप कहीं पर पैसे डाल रहे हैं तो आप सबसे पहले तो 1000 सवाल पूछते हैं। अगर आपने प्लॉट भी लेना है तो आप जाके प्लॉट की चीज़ें देखते हैं कि भाई वो जहाँ सोसाइटी है वहाँ पे रोडें कैसी हैं, वहाँ पे सीवरेज सही डला हुआ है, वहाँ पे गैस है, वहाँ पे पानी है। ये सब रिसर्च आप करते हैं एक प्लॉट लेने के लिए। तो जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप क्यों नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात यही है कि हर चीज़ पब्लिक है। आपने सिर्फ उनकी जाके रिसर्च रिपोर्ट खोलनी है, आपको एक एक चीज़ का डाटा मिल जाएगा। वो कंपनी करती क्या है, उसके क्या वीकनेसेस हैं, उनकी कहाँ पे कितने प्रॉफिट आए हैं, कितने उनके लॉसेस चल रहे हैं, आपको एक एक चीज़ का पता लग जाएगा। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। एंड नंबर 3, पे द प्राइस। और प्राइस हमने पहले डिसाइड किया कि वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, फियर, ये प्राइस आपने देनी है। ये जब भी अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है आपने अपने दिमाग में बैठा लेनी है बात कि कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट हमेशा आपको चैलेंज करेगी, हमेशा आपको टेस्ट करेगी, और आपने इस चैलेंज और टेस्ट के ऊपर पूरा उतरना है बाय पेइंग दैट प्राइस ऑफ वोलेटिलिटी, फियर एंड अनसर्टेनिटी। और जब आप ये सारी प्राइस देंगे तब भी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एंड नंबर 4, ऑटोमेट एंड रिलैक्स। यानी आपकी जितनी जो सेविंग्स प्लान है, जितना एक इन्वेस्टिंग प्लान है, आपने वो प्लान बनाना है, उसको ऑटोमेट करना है और आपने रिलैक्स रहना है। आपका दिमाग, आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका दिमाग है, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग के ऊपर नहीं चलना चाहिए। आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं अपने पैसे को ज़्यादा कैसे करूँ, मैं अपने स्किल्स को ज़्यादा कैसे करूँ, मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा कैसे करूँ। आपका 80% ऑफ योर ब्रेन कैपेसिटी शुड बी बर्न ऑन दोज थिंग्स, इफ़ नॉट 90%। आपकी 90% तक ब्रेन कैपेसिटी वहाँ पर जानी चाहिए। बिकॉज जितना आप वहाँ से पैसा कमाएंगे उतना उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग शुड ऑलवेज ऑटोमेटेड, कि हर महीने आपको पता है कि 30%, 35%, 40% जो भी आपकी इनकम का बनता है आपने इसको साइड पे करना है, आपने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, लो रिस्क हाई रिस्क, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। द थिंग इज यू नीड टू ऑटोमेट दिस, ताकि आप अपने आप को उस सुकून में ला सकें जहाँ पे आप दूसरी चीज़ें आराम से कर सकें। अगर आप इमोशनली अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा मार्केट से, तो आपकी हर पार्ट ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होगा और आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो भी आप सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, आपकी अर्निंग पोटेंशियल कम हो सकता है। माय थ्योरी इज, माय फिलॉसफी इज कि आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा होना चाहिए। आप ज़्यादा कमाएं, आपके पास एक प्लान होना चाहिए ज़्यादा कमाने का। बिकॉज इन्वेस्टिंग अलोन विल नॉट मेक यू रिच। योर एबिलिटी टू मेक मोर मनी एंड योर एबिलिटी टू गेन मोर स्किल्स शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। बिकॉज उसकी बेस पे आपका पैसा बनेगा और उसी की बेस पे आप वेल्थी होंगे।
तो ये थी आज की वीडियो एंड होप आपको समझ आ गई होगी इकॉनमी किस तरह चलती है, जो पूरा पैसे का फ्लो है वो किस तरह चलता है, पैसे के फ्लो के साथ इकॉनमी चल रही है, साथ लोग चल रहे हैं, किस एसेट क्लास में पैसा जा रहा है, ये सब कुछ आई होप कि मैंने समझा दिया हो। आई वॉज लेट, आई शुड हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो येस्टरडे बट कर नहीं सका, आज मेरे पास टाइम लिमिटेड था तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हों। आई होप इट मेक सेंस एज वेल। तो आपने आप खुद डिसाइड करना है इस सब कि आपने एक फ्री लोडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, आपने करना क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ। तो आई होप दैट वर्क्स। आई होप कि जो अगर रिसेशन आएंगे, जो बबल्स आएंगे, हम उनको ब्रॉडर तरीके से समझ सकें, बिकॉज उसको एग्जैक्टली कॉल करना कि भाई ये बबल है और ये इस टाइम फटेगा, कोई भी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो भी नहीं कर सकता, जितना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देख लें वो भी नहीं कर सकते। वो आपको सिर्फ तुक्के बताएंगे, भाई अच्छा ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। We are not playing that game. We need to plan our whole investment strategy in a way कि भाई हम तैयार रहें कि जब भी कोई मसला मसाइल होते हैं तो we are positioned in a way कि जहाँ पे हमें मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। तो आई होप दिस वीडियो मेक्स अ बिट सेंस ऑफ योर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी शक्ल देखना चाहते हैं बार बार कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं, तो डू सब्सक्राइब मी ताकि यू कीप ऑन सीइंग मी। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको ला के दूँ, दिखाऊँ, ताकि आप समझ सकें इकॉनमी किस तरह चलती है और ब्रॉडर लेवल पे जाके चीज़ों को समझें। आके सिर्फ इकॉनमी, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, ये क्रिप्टो खरीद लो, वो क्रिप्टो बेच दो, दैट्स नॉट द पॉइंट एंड दिस विल बी नेवर एन आंसर फॉर यू एज वेल। सो अंडरस्टैंडिंग द बिगर पिक्चर इज द आंसर, बिकॉज जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक आपको लॉस होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा।